विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत और मनीषा जैन का नमस्कार। अमर जी 19 अगस्त 2019 हमारी ये जो दुनिया है ना संगीत की, ये कुछ और गरीब हो गई। वजह है एक बहुत सुंदर धुनों के रचयिता, बहुत मधुर धुनों के रचयिता खयाम साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। और जिसको कहते हैं ना, साज जो हैं वो खामोश हो गए। बिल्कुल, जैसे पत्ते हवा के चलने से हिलते हैं, डोलते हैं। अचानक ऐसा लगा संगीत जगत में हवा चलना बंद हो गई और सब कुछ सूना सूना, खोया खोया, उदास उदास लगने लगा। साज भी जैसे उदास हो गए। एक अलग ही तबीयत के आदमी थे खयाम साहब, बेहद अनुशासित, बेहद ईमानदार। और उनकी आपको वसीयत भी याद होगी, जब वो 90 बरस के हुए थे तब उन्होंने अपनी तमाम दौलत, अपनी जीवन भर की कमाई एक ट्रस्ट बना करके उन कलाकारों को सौंप दी जो संगीत की दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे कलाकार अब हमारे देश में बहुत कम पैदा होते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी अमर जी खयाम साहब के बारे में कि खयाम साहब रहे नहीं, उनकी धुनें हमारे बीच हैं और उनकी धुनें ऐसी हैं जो हमारी रूह तक पर असर करती हैं। बहुत कम साज का इस्तेमाल किया करते थे खयाम साहब, और हर तरह का संगीत रचा है उन्होंने। ये नहीं कोई कह सकता कि खयाम साहब एक ही तरह का संगीत करते थे। अगर आप कभी कभी फिल्म का ही नाम ले लें तो कभी कभी फिल्म में जहां कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाना है, तो दूसरी तरफ मैं पल दो पल का शायर है, फिर तीसरी तरफ आपको मिल जाएगा गापुची गापुची गम गम त्रिशूल में, और उसी त्रिशूल फिल्म में आपको मिल जाएगा मोहब्बत बड़े काम की चीज है। यानी आप देखिए उनके पास एक गुलदस्ता था। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन एक खासियत है, उनका जो संगीत है ना वो बहुत हल्का हल्का, गहरा गहरा और बहुत धीमा धीमा सा है जो हम पर असर करता है। रही बात जहाँ तक उनके, आपने वैरायटी की बात की, वो तो थी, लेकिन एक स्थायी भाव होता है ना संगीत का, तो उनकी जो संगीत का स्थायी भाव है। अमर जी, आपने वो जो गीत सुना है फिल्म आखिरी खत का, बहारो मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से यूं पुकारो, तो उस गीत को सुन के लगता है जैसे आपके आसपास फूल झर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये ऐसे संगीतकार थे कि जिनकी खामोशी भी गूंजती थी। आपको बहुत सारे गीत याद आते हैं खयाम साहब को याद करते हुए। उनका संगीत बहुत सुकून देता है। खयाम साहब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, पर्शियन संगीत और पंजाबी लोक संगीत का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। और जगजीत कौर जी जो उनकी अहलिया थीं, उनसे तो उन्होंने एक से एक गीत गवाए हैं। खासतौर पर कुछ फोक गीत जो उनके हैं, फोक म्यूजिक पर आधारित जो गीत है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जिस खामोशी की मैं बात कर रही थी, जब खामोशी गूंजने लगती है खयाम साहब के संगीत में, वो खामोशी हम सब जानते हैं। फिल्म रज़िया सुल्तान के उस गीत का मैं जिक्र कर रही हूँ, जब लता जी कहती हैं, ये ज़मीं चुप है, आसमां चुप है, ऐ दिले नादान। क्या बात है। और मनीषा जी, आपने रज़िया सुल्तान फिल्म की बात की तो मुझे कुछ याद आ गया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक किस्सा सुनाऊं। और वो हमारे बहुत करीबी किसी इंसान का किस्सा है। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कब्बन मिर्जा साहब के साथ भी काम किया है जी। और फिल्म रज़िया सुल्तान में कब्बन मिर्जा साहब ने 2 गाने गाए थे। और देखिए, कब्बन मिर्जा साहब ने गाने गाए हीरो के लिए। हीरो थे धर्मेंद्र, जो याकूब हबशी गुलाम की भूमिका में थे। जी। और ये हिम्मत करना कि हीरो को इस तरह की वॉइस देना, ये सबके बस की बात नहीं है। खयाम साहब में खयाम साहब और कमाल अमरोही साहब, इनका जो ये फैसला था, ये गलत भी हो सकता था, लेकिन वो जानते थे कि कहाँ क्या इस्तेमाल होना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने वो दोनों गाने कब्बन जी को दिए। खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, आई जंजीर के झनकार, और खुदा तेरा हिज्र। ये गाना हम जरूर सुनवाएंगे आपको। इनमें से कोई एक गाना मनीषा जी से मैं कहूंगा कि हमारे श्रोताओं को जरूर सुनवाएं, लेकिन उससे पहले ये एक बहुत छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। कब्बन जी हमारे गुरु जैसे रहे हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब हम उनके साथ काम करते थे
थे तो बहुत किस्से सुनाया करते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे सुनाया था ये किस्सा। और हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत रही है अहमद वसी साहब, जिन्होंने खयाम साहब के साथ काफी काम किया है। जी, जी। और उनकी 2 फिल्में यात्रा और बाजार हुस्न, जो मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल पे आधारित है, उसके लिए गाने लिखे हैं वसी साहब ने। तो वसी साहब भी होते थे। ये सब बैठ के बड़ी एक महफिल जमा करती थी, तब ये किस्से वगैरह निकलते थे। तो उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं जब हमने शुरुआत की थी इधर नौकरी की। तब वसी साहब वगैरह ने बताते हैं कि एक बार फोन आया खयाम साहब का कि भाई हम 2-3 दिन से फोन कर रहे हैं और कब्बन मिल नहीं रहे हैं। कब्बन कहाँ है? तो बोले कब्बन तो बीमार है। तो अरे बोले यार किसी भी तरह से आप उनको मैसेज दो और कल फला स्टूडियो में उनको पहुंचना है किसी भी हालत में। अब वसी साहब ने कोशिश की, जो उनका मैसेज नंबर था वहां कब्बन साहब से कोई उनका संपर्क नहीं हुआ, तो वसी साहब उनके घर गए। कब्बन साहब को बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है, और कब्बन साहब को उस समय 105 डिग्री बुखार था। दूसरे दिन सुबह सुबह कब्बन जी जाकर इंजेक्शन लगवाया उन्होंने, और उसी हालत में खयाम साहब के पास स्टूडियो गए। वहां पे कमाल अमरोही, खयाम साहब इनका इंतजार कर रहे थे, और कमाल अमरोही की ये जिद थी कि गाना गाएंगे तो कब्बन ही गाएंगे, अब चाहे हालत आपकी जैसी हो। कब्बन साहब ने उसी हालत में गाना गाया, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। लेकिन दूसरे दिन फिर उन्होंने बुलाया, तीसरे दिन फिर बुलाया। कब्बन जी ने बताया था कि ये गाना 3 बार रिकॉर्ड किया गया, चौथी बार जाके ये फाइनल हुआ, और तब जाकर ये दर्शकों तक पहुंचा। ये जज्बा ही तो है, ये हसरत ही तो है जो इन कलाकारों ने ऐसा कमाल का संगीत रचा, और आज ये हमारे हंसने रोने का बाइस बन चुका है। अमर जी, इससे पहले जब आप कब्बन साहब का किस्सा सुना रहे थे, उनसे जुड़ी जो याद सुना रहे थे, इसी के अलावा आपने एक मुझे हिंट दिया था कि इसी फिल्म में रज़िया सुल्तान में एक गीत और जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। हाँ, उसको लेकर लता जी के गाने के बारे में आप बात कर रहे थे। जी, ऐ दिले नादान। उससे जुड़ी एक छोटी सी बात और भी है कि जब ये गाना ऐ दिले नादान स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था, जब रिकॉर्डिंग हो गई तब शायद अमिताभ बच्चन वहां से गुजरे होंगे या जो कुछ भी हो, उन्होंने सुन लिया। गाना रिलीज नहीं हुआ था। खैर साहब उसके 1 या 2 दिन बाद रात 1:30-2 बजे खयाम साहब के घर की घंटी बजी, और दरवाजा जब खोला खयाम साहब ने तो जया भादुड़ी और शम्मी आंटी, जो अपने समय की बहुत बड़ी कलाकार रही हैं, बहुत चरित्र भूमिकाएं भी निभाई हैं, साइड हीरोइन भी रही हैं, ये दोनों उनके दरवाजे पे खड़े थे। अब ये तो चौंक गए कि रात में 1:30-2 बजे ये कैसे ऊपर आ गई, एक तो चौकीदार ने छोड़ा कैसे। खैर साहब उन्होंने बताया कि हम तो उसको बोल बाल के ऊपर आ गए हैं। तो पूछा बताइए इतनी रात? बोले नहीं, वो गाना आपने जो भी 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया है ऐ दिले नादान, वो अमित को चाहिए, ऐसा जया जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार वो गाना तो अभी रिलीज नहीं हुआ, मैं कैसे दे सकता हूँ, और वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो प्रोड्यूसर की प्रॉपर्टी है। तो बोले नहीं, वो हमको कुछ मालूम नहीं, अमित को ये गाना चाहिए। खैर साहब दूसरे दिन खयाम साहब ने वो गाने का रिकॉर्डिंग जो थी स्पूल में लेके अमित जी के घर पर पहुंचाई। और आपको ये भी बात मालूम होगी कि लता जी से जब पूछा गया था कि उनके गाए गानों में सबसे ज्यादा हॉन्ट करने वाला गाना कौन सा है, तो उन्होंने इसी गाने का जिक्र किया था, ऐ दिले नादान। क्या बात है अमर जी, बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। कलाकार दूसरे कलाकार की कला की इज्जत करता है, उसकी मेहनत को समझता है, उसके पीछे की भावनाओं को समझता है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। यहाँ पे ये कहना जरूरी है मनीषा जी कि हीरे की जो चमक होती है वो कहीं छुपती नहीं है, वो अंधेरे में भी चमक जाती है। अच्छा, अब हम जब इतनी बात कर रहे हैं खयाम साहब की और उनकी संगीत की, तो मेरी दिली ख्वाहिश है अमर जी, एक फिल्म थी लाला रुख जिसमें खयाम साहब का संगीत था। खयाम साहब अब हमारे बीच रहे नहीं, और इस गीत में एक बड़ा बेचैन कर देने वाला दर्द है। आवाज आशा जी की है, उनकी याद में उन्हीं के सुरों से सजा ये गीत हम सुने, फिर हम एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे। अलविदा जाने वफा तेरा निगहबा खुदा, फूल से खुशबूड़ी तुझसे हुए हम जुदा, अलविदा।
आशा जी की आवाज में ये गाना सुनकर एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ गया। मुझे जी। मालूम है कि आप बहुत बेचैन हैं वो रिकॉर्डिंग सुनवाने के लिए, लेकिन एक बहुत छोटे में सुनाता हूँ किस्सा है फिर सुबह होगी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग का। और मुकेश भी थे, आशा भोसले थी, सभी लोग थे। राज कपूर खयाम के संगीत निर्देशन में जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद आशा भोसले ने खयाम साहब से क्या कहा मालूम है आपको? बताइए। खयाम साहब, फिल्म है फिर सुबह होगी, लेकिन आपकी सुबह हो गई। क्या बात है। और इस सुबह ने संगीत की दुनिया के आफताब को रोशन कर दिया। और 19 अगस्त तक पूरे उरूज पर यह आफताब चमकता रहा और इसकी चमक बरकरार रहेगी तब तक जब तक संगीत रहेगा। जी हाँ। और अमर जी, अब बहुत बेसब्र हूँ मैं भी उस रिकॉर्डिंग को सुनवाने की जो हमारी खास रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल दिल के नज़दीक रिकॉर्डिंग है। एक लंबी बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने 2006 में खयाम साहब के साथ, और बहुत सी यादें उन्होंने साझा की थी। ये जो खास रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, खयाम साहब के साथ कमल शर्मा जी की बातचीत, ये सन 2004 में रिकॉर्ड हुई थी और एक बहुत लंबी बातचीत है। इसका एक छोटा सा हिस्सा जहां खयाम साहब अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं वो सुनवाते हैं और फिर आगे की बात। खयाम साहब, आप जलंधर आते थे? जी हाँ जी। फिल्में देखने आया करते थे? जी हाँ जी हाँ जी। आपके गांव से जलंधर का डिस्टेंस कितना समय लगता था पहुंचने में? और 30-40 माइल। ये किलोमीटर तो अब आए हैं ना, पहले माइल ही होते जी थे। हाँ जी हाँ। माइल्स। कभी साइकिल से भी आए? नहीं। नहीं, बचपन था ना, छोटे थे। जी हाँ, जी हाँ। जो बड़े तो जरूर आते होंगे, जो साइकिल पर आते होंगे, लेकिन ये ट्रेन में एक बड़ा अच्छी बात आपने याद दिला दी कि ये जो हमारा कस्बा राहों और जलंधर के बीच में एक गांव आता था, हाँ जी। उसका नाम था खटकड़ कलां। अब अब्बा जान साथ में कभी होते तो वो तकरीबन 1 या 1.5 मिनट के लिए गाड़ी वहां रुकती थी, छोटा सा स्टेशन, और वो अब्बा जान कहते भाई सलाम करो, प्रणाम करो इस गांव को। अब देखो इस गांव को कि ये वही गांव है जहां के शहीद भगत सिंह, जिन्होंने अपनी मादरे वतन के लिए अपनी जान निछावर कर दी आज़ादी के लिए। तो ये मैं भूला नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई कि वो बचपन में ये शब्द मुझे अब भी हॉन्ट करते हैं। कभी आपके मन में आता था कि इनके जैसे बने? बिल्कुल सही बात आपने की है कि वो मुझ में एक जज्बा रहता है मादरे वतन के लिए, और ये वालिदैन की देन है। तो जो वालिद साहब ये कह रहे हैं भी सलाम करो, प्रणाम करो, ये कौन है? तो ये यानी उस स्टेशन से लेकर जालंधर तक वो इसी माहौल में रहते हम लोग। तो खयाम साहब, आप क्या बनना चाहते थे उस समय? क्या सोचा था आपने अपने बारे में? हर बच्चे का एक सपना होता है, उस उम्र में भी एक सपना हम पालने लग जाते हैं। हाँ, वो सपना ये था, पिक्चरें देखते थे कि भाई एक्टर बन जाएं। अब देखिए उम्र छोटी है और एक्टर बन जाएं और हीरो बने। देखिए ये भी साथ में हो, जो हीरो असली है ना वो बने, कोई दूसरा साइड कैरेक्टर या वो नहीं, वो बने। तो वो आया, वो बनने के लिए हम राहों से दिल्ली आ गए। भाग के चले? उसे मैं भागना तो नहीं कहूंगा, लेकिन बगैर बताए हुए मुझे मालूम था कि अगर मैंने बताया घर वालों को तो बहुत पिटाई होगी, बहुत जूते पड़ेंगे, क्योंकि गुफ्तगू से पता लग जाता था ना। लेकिन दिल्ली आया कि वहां हमारे चचा जान थे। अकेले आए कि किसी दोस्त अकेले? के साथ में? नहीं जी, अकेले। जब पहुंचे, एड्रेस था हमारे पास हमारे चचा जान का, पंचकुइया रोड दिल्ली का। तो चचा जान ने देखा, बड़े खुश हुए। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हो गया। उसके बाद कि मतलब भाईजान कहाँ है, मतलब भाई अब्बा जान होंगे साथ में। कहती मैं तो अकेला आया हूँ। आप साहब अकेला जब आए बगैर बताए हुए घर के बारे, वो तमाचा। और खुशनसीबी मेरी है कि दादी जान वहाँ थी तो उन्होंने बचाया। तो खैर वो उनको बताया सब कि हम किस लिए आए हैं, अकेले क्यों आए, हमें ये जो बाइस्कोप है इसमें भर्ती होना है और इसमें काम करना है। और लफ्ज़ भर्ती यूज़ किया, मुझे याद है। क्या उम्र रही होगी इस समय आप? क्योंकि मैं उस वक्त 5वीं क्लास हाई स्कूल में पढ़ता था, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं पढ़ाई भी करूं, लेकिन वो मन नहीं लगता था, सीधी बात।
और जो स्कूल जाने के लिए कुछ हर बच्चे को कुछ पैसे मिलते हैं, तो चचा जान और दादी जान दिया करते थे, तो मैं जमा करता रहता। और जब जमा हो जाते तो वो बाइस्कोप में घुस जाते हम, वो जो सबसे पहले उस स्क्रीन के सामने होती क्लास, जाहिर पैसे इतने होते थे उसमें होते, उसको देखते। और जब पैसे ना होते तो वो पहले जो सिनेमा थिएटर थे, पहले खुले हुए दरवाजे होते थे, उसमें काला पर्दा लगा हुआ होता था, तो उसके पास जाके बैठ जाते, कभी झांकी मार लेते, कभी वो गेट कीपर वो डांट भी देता, और दरवाजे बंद होते तो कुछ दरार से भी कुछ सुनने को ही मिलता, कोई गाना या डायलॉग। तो इतना एक जुनून था। तो ये सब देखकर बड़े परेशान हुए चाचा जान और दादी जान कि क्या किया जाए। तो उनको बताया कि यही काम करना है। तो फिर बड़े पंडित अमरनाथ जी, पंडित हुसनलाल भक्तराम जी, वो उनके मित्र थे, तो उनके पास ले गए कि पंडित जी हमारी एक मुश्किल आन पड़ी है, ये बच्चा कह रहा है कि इसने फिल्म में काम करना है, हीरो बनना है। खुशनसीबी तीनों थे वहां पे। उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो संगीत सीखना पड़ेगा इसको, बच्चे को, क्योंकि उस जमाने में कुछ इस तरह की एक्टिंग की क्लासेस नहीं होती थी। या तो किसी नाटक कंपनी में कोई इंसान चला जाए, लेकिन नाटक कंपनी में भी शामिल होने में संगीत का आना जरूरी था, और ये कुछ संगीत सीख ले कुछ साल, तो उसके बाद अपनी किस्मत आजमाई करे। ये तो आपके चाचा जान आपको वहां ले गए, घर में क्या रिएक्शन था? घर वाले नाराज तो थे ही, और मुझे बुरे बुरे शब्दों से याद कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालदा साहबा बीमार हो गई, तो जब खत आया, टेलीग्राम आया कि बहुत नाजुक हालत है, तो मैं मिलने गया, देखने गया, तो मैं ये भूल नहीं सकता कि वालदा साहबान ने अपना मुंह फेर लिया, अब मैं दिल्ली से आया हूँ, रहो। यानी इसमें क्या छुपा हुआ ये था कि संगीत हो या कोई भी कला हो या कोई एक्टिंग हो, ये 100 में या 1000 में एक को कामयाबी मिलती है, बाकी सब बेकार होते हैं, इसलिए इससे नफरत करते थे। वरना तो सिनेमा भी सब देखते थे, नाटक भी सब देखते थे, और रिकॉर्ड भी सुनते थे। कला से कोई नहीं था, लेकिन कला में जाने के लिए, क्योंकि ये बेकार चीज है और ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये एक लहर थी हमारे उसमें। तो मैं भूला नहीं कि वालदा साहिबा ने मुंह फेर लिया था कि इतनी इसके पीछे मुझे सहना पड़ा सब कुछ। घर से जैसे एक तिरस्कार, उपेक्षा सी, और एक तरफ आपको फिल्म में आने का जुनून था। जी जी जी। किस चीज ने आपके अंदर उस सपने को बचा के रखा? देखिए, संगीत सीखा, और ये सिलसिला 5 साल तक रहा, जो बेसिक राग रागनियाँ। और मेरी खुशनसीबी ये है कि कभी बड़े पंडित जी, पंडित अमरनाथ जी से शिक्षा मिलती, उसी का सिलसिला, कभी वो ड्यूटी में है तो पंडित हुसनलाल जी से मिल जाती, कभी वो ड्यूटी में पंडित भगतराम जी से मिलते, तीनों भाइयों से मुझे शिक्षा मिलती रहती है। और मुझे जुनून इतना था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे एक्टर बनना है, कुछ नहीं बनना, मुझे एक्टर बनना है, और उसके लिए संगीत ज़रूरी है। तो एक बिल्कुल जैसे ना एक पागलपन, मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़र्ज़ करो उन्होंने कोई सरगम बताई है या कोई बंदिश बताई है, इसको याद रखो और करके शाम को सुनानी है। तो ये वो HMV में भी काम करते थे, बड़े पंडित जी भी, पंडित सुलाल जी भी, और रेडियो में भी काम करते थे। तो हर वक्त को ये घर का नहीं चलता कि कुछ मैं सौदा लेने गया हूँ कोई घर का भी, या कुछ मंगवाया है, तो मैं दुकान पे खड़ा हूं तो वो जहन में चल रहा है, वही बंदिश चल रही है और वो सरगम पलटा चल रहा है। तो ऐसा होता था कि मैं वो जहन में चलता हुआ है, और उसने जो मैंने सौदा लेना है वो बांध भी दिया, रख भी दिया, सब कुछ है, और मेरे जहन में चल रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम भी नहीं कि ये सारा कुछ है, कोई और ग्राहक आए हुए हैं, और वो चलता रहता था। तो वो इशारा बाद में होता था कि वो दुकानदार या कुछ लोग खड़े जमा होकर कहें, ये कहे कि ये मेंटल केस है, कुछ सन की है। तो यानी ये इस चीज को इस तरह लिया। इतने गुम गए थे आप? जी, क्योंकि मुझे एक्टर बनना था। तो वो सरगम और वो जो बेसिक राग रागनियां और ताल सारी मुझे मिली 5 साल तक, ये शिक्षा मिली। और ये होते ही पंडित जी ने देखा कि भाई इसका शौक तो और है, तो उसने कहा कि बेटा अब तू जो जिस मकसद के लिए आया है उसके लिए तो ये इतना काफी है, और तू अपनी किस्मत आजमाई करो। अब जहाँ जहाँ फिल्में बनती, यहाँ दिल्ली में तो बनती नहीं, तो बम्बई आए। कोई पहचान नहीं है, लेकिन है भी तो कोई इतनी जोरदार पहचान नहीं है। वैसे तो अपने राहों के लोग भी कुछ थे, तो आए तो स्टूडियो के चक्कर मारे, कभी एंट्री मिल गई, किसी से मिलना हुआ। किस बरस आए आप? 42 की बात। तो 42 में आए तो वो
अब एज ना तो बड़ों की थी, जवानी बिल्कुल भरपूर भी नहीं थी और ना ही बचपन रहा। सही मानिए तो एक्टिंग का भी कोई खास तजुर्बा नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी हर नौजवानी में जो शक्ल सूरत होती है इंसान की बहुत भली लगती है, वो हीरो ही लगता है हाँ। अपने अंदाज में। तो वो देखकर वो सारे कहते हैं हाँ तो ठीक है, तो बेटा अभी अब तुम रहो यहाँ पे और आते रहो मिलते रहो। मुंबई में कहाँ रुके थे आप जब आए? मैं बॉम्बे सेंट्रल लियाकत मंजिल, जहाँ उस वक्त के नौजवान हीरो सुरेश साहब भी रहते थे, तो वहाँ थोड़ी सी जगह मिली। सुरेश साहब के बड़े भाईजान बहुत हेल्पफुल थे, तो वो उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन मुझे जल्दी थी कि भाई मुझे जल्दी एक्टर बनना है, जल्दी हीरो बनना है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा नाकामी दिखी और यहाँ से भाग लिया मैं, यहाँ से लाहौर गए। तो लाहौर में भी एक वाकिफ थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात मैं चिश्ती बाबा से कराता हूँ। उस वक्त के चिश्ती बाबा इतने बड़े मौसीकार थे, इतने कामयाब मौसीकार थे कि जिसे कहते हैं ना वो तूती बोलना, ये आलम था उनका। तो मैंने कहा भैया ले चलो। तो गए तो उनके म्यूजिक रूम में चिश्ती बाबा पियानो पर बैठे हुए, बहुत खूबसूरत धुन बज रही थी, साथ में रिदम बज रहा था, कुछ साजन भी बैठे हुए थे, कुछ असिस्टेंट उनके बैठे हुए थे, और वो कुछ बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक के टुकड़े जा रहे थे, जिसको पीस भी बोलते हैं, म्यूजिक का पीस। तो वो करते करते आधा पौना घंटा गुजरा, तो कहने लगे भाई वो एक मैं बड़ा पीस, अच्छा पीस गया था, वो क्या था? अब उनके ज़हन से भी निकल गया, क्योंकि बहुत बजा रहे थे ज्यादा पीस, और वो उनके साथी जितने थे, असिस्टेंट जो भी थे या म्यूजिशियन थे, तो वो कहने लगे जे हुजूर वो आप इतने पीस गए, हमें कुछ याद नहीं, कि उस जमाने में ये कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो मैं कोने में बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, तो मैंने कहा जनाब मुझे याद है। तो उन्होंने चौंक कर देखा कि ये बगैर इजाजत के मेरे म्यूजिक रूम में कौन आ गया? कौन हो तुम? तो हाथ बांध के खड़े हुए कि हुजूर आपके दीदार करने आए हैं। तो तुम्हें कैसे याद है? मैंने कहा जी मुझे याद हो गया, आप बहुत अच्छा पीस, हर एक पीस अच्छा, लेकिन एक जो लंबा सा पीस गया था मुझे याद है, मैं सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो? कहते सुनाओ, आओ इधर। तो वो मैंने पीस सुनाया, बड़े खुश हो गए वो। अब उन्होंने पियानो पे बजाया और मैंने गाकर, तो वो मैंने सुनाया। तो मैंने कहा कि हुजूर अगर आप इजाजत दें मैं इसकी सरगम कर दूं आपके पीस की। कहते करो। तो उसकी मैंने सरगम कर दी, और भी खुश हो गए चिश्ती बाबा, कहने लगे तुम अभी से मेरे साथ काम करो। अब इतने खुश हो गए। तो मैंने कहा हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, ज़र्रा नवाजी कि आपने ये मुझे पेशकश की है आपने मुझे, लेकिन मेरा तो मुझे तो म्यूजिक से कोई कुछ नहीं है, मुझे तो एक्टर बनना है। फिर घूम फिर के वही बात। जी वही आ गया। तो कहने लगे, वो मुस्कुराने लगे, बड़े आदमी थे, बड़ा खूबसूरत मुस्कुराहट उनकी। कहने लगे वो भी हो जाएगा, तुम मेरे साथ काम करो। अच्छा ये तुम बताओ तुमने ये सीखा कहाँ से? तो जब मैंने अपने गुरुओं का नाम लिया कि मेरे गुरु हैं पंडित अमरनाथ जी, पंडित हुसन लाल भगतराम, ये तीनों भाई मेरे गुरु हैं, तो बहुत खुश हुए। कहने लगे भाई बहुत महान हस्तियां हैं संगीत की दुनिया में, आप बहुत खुश नसीब हो, आपने इस तरह का तालीम आपको मिली है, बस आप मेरे साथ काम करो और तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगा, अभी 4-6 महीने तुम अभी सीखो काम और तुम्हारी एक्टिंग का भी बंदोबस्त हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं खुश हो गया कि भाई चलो मुझे ये काम मिल रहा है और मुझे कुछ एक्टिंग का भी काम मिलेगा। तो इस तरह चिश्ती बाबा के साथ लाहौर में मिला। मनीषा जी ये बातचीत सुनकर हम भी बहुत पीछे के समय में चले गए, बहुत सी बातें हमने की, लेकिन अब वक्त हो गया है मनीषा जी, आपको वो वादा निभाना है। आपसे वादा मैंने ले लिया था कि आप एक गाना सुनवाएंगे। बिल्कुल, और मैं कब्बन मिर्जा साहब की आवाज में उसी गीत को सुनवाना चाहती हूँ। तो आइए इस गीत को सुनते हैं, कब्बन मिर्जा साहब की आवाज, फिल्म कमाल अमरोही की, फिल्म का नाम रजिया सुल्तान। इस गीत को लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीतकार हैं खयाम साहब। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ
मेरा नसीब है। ख़याम साहब के जाने के बाद लगता है कि ऐसे संगीतकारों का, ऐसे कलाकारों का तो हिज्र ही हमारा नसीब हो गया है। एक के बाद एक संगीत आकाश के सितारे आसमान में जाकर चमकने लगे हैं। मनीषा जी, आपने इतनी बात की और इस दौरान आपने जानिसार अख्तर साहब का नाम लिया, छोटी सी बात याद आ गई। आप कहेंगे कि ये तो बस किस्से ही सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। ए दिले नादान गीत की जब रिकॉर्डिंग करनी थी तो कमाल अमरोही और ख़याम साहब ने जानिसार अख्तर साहब से इस गाने के कितने अंतरे लिखवाए आप जानती हैं? नहीं। 100 से अधिक। अरे जी हाँ, और इस्तेमाल कितने हुए वो तो हमारे श्रोता भी जानते हैं, लेकिन इतने परफेक्शन के साथ ये काम करते थे, इतने डिवोशन के साथ ये काम करते थे जी। और ऐसे लोगों का चला जाना कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। एक इंस्टीट्यूशन चला गया। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ख़याम साहब को हमने याद किया श्रोताओं आज की इस विविधा में। आज सुनते हैं अगस्त माह की चित्र भारती का ये अंक। साउंड, कैमरा, एक्शन। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस माह के अंक में। आज संपादकीय में आजाद भारत की युवा सोच, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरे जान। लघु रूपक, हमारी फिल्में कितनी शैक्षिक। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again। गांधी और सिनेमा में आज बात करेंगे सिल्वर स्क्रीन पर चमकते गांधी के विचार। आदमी को परखना हो तो ये देखो कि अपने से नीचे तबके के लोगों से वो कैसे बर्ताव करता है। स्मृति शेष में याद करेंगे सुरों के जादूगर पद्म भूषण संगीतकार मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी को। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। याद करेंगे सरल व्यक्तित्व और सहज अभिनेत्री विद्या सिन्हा को। जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। याद करेंगे निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश को। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर
रुपहला पर्दा रुपहली बातें में सुरों के जादूगर मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी की बातें दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। अब संपादकीय आजाद भारत की युवा सोच। आजादी, स्वतंत्रता और युवा, इनके बीच बड़ा गहरा संबंध होता है। समय, काल, दौर चाहे कोई भी हो, पीढ़ी चाहे कोई हो, अपनी आजादी के लिए हमेशा सजग रहती है। हर एक पीढ़ी अपने से पहले की पीढ़ी से आगे ही रहती है, आजादी की भावना को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर और अपनी सोच में। ये जो इनका एक कदम आगे रहता है ना, ये अधिकतर सकारात्मक ही होता है। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है, तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा, जीवन में रोशनी को लेकर। आज हिंदुस्तान विकास की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदुस्तान की एक अलग छवि बनी हुई है। आज के युवाओं की बात हम करते हैं तो हमें ये मानना पड़ता है कि आजाद भारत का युवा उन सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों और भ्रष्टाचारी मानसिकता का धुर विरोधी है। वो जानता है कि आज हम अपनी आजादी को कायम रखने में तो काबिल हैं। हमारी आजादी, हमारे देश को किसी बाहरी दुश्मन से कोई खतरा नहीं, लेकिन देश के अंदर छिपे भ्रष्टाचार से है। काम से हीरो, नाम से विलन, ये है गब्बर। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मतले, वरना गब्बर आ जाएगा। तमिल फिल्म रमाना का रीमेक रही है फिल्म गब्बर इज बैक। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती है। हालांकि इस फिल्म का नायक अक्षय कुमार जो तरीके अपनाता है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, वो गलत है और इसका एहसास उसे होता है तो वो खुद भी इस बात को मानता है और पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर भी कर देता है। लेकिन युवाओं को वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संदेश देता है, जागरूक रहकर लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म हॉलिडे में भी एक फौजी जवान की मानसिकता, उसकी सोच को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। एक फौजी के लिए अपनी ड्यूटी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। वो छुट्टी के समय में भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देश की सीमा पर खड़े होकर दुश्मन से लड़ रहा है या देश के अंदर छिपे आतंकी से। तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। युवाओं की परिष्कृत मानसिकता और सोच ही है कि वो देश की आंतरिक समस्याओं के प्रति भी जागरूक हुए हैं। इसका उदाहरण है हिंदुस्तान की वीर बेटी नीरजा भनोट। अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए जिसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कुछ अच्छे कर्म करे होंगे हरीश जी और मैंने कि नीरजा हमारी बेटी थी। अपने आखिरी वक्त में भी मेरे को जीना सिखा दी। छोटा सा बच्चा था प्लेन में, उससे क्या, मेरी मम्मा से कहना पुष्पा आई हेट टीयर्स। नीरजा भनोट के जीवन पर आधारित फिल्म नीरजा में जहां नीरजा के बलिदान की पूरी दास्तान दुनिया के सामने रखी गई, वहीं हमारे युवाओं का अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी उसमें दिखाया गया, समझाया गया। ऐसा ही देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाली कश्मीर की बेटी सहमत खान की कहानी पर हरमिंदर सिक्का के उपन्यास कॉलिंग सहमत पर आधारित फिल्म राजी में भी देखने को मिला। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं वतन मेरे वतन
आजाद भारत में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या उनकी सोच है, इसी के मद्देनजर हमारे फिल्मकारों ने युवा जोश और युवा सोच को कुछ फिल्मों के माध्यम से पेश किया। देश के एक राज्य की शासन व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है, इस बात को पेश किया गया अनिल कपूर अभिनीत फिल्म नायक में। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण 3, पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट दर्ज की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती है। वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर, फोन कीजिए, एसटीडी कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए, विद इन एन आवर। देश प्रेम और उसके लिए कुछ कर गुजरने का युवाओं का ये जज्बा हमारे देश को दुनिया में एक अलग जगह दिलाता है, देश की शान बढ़ाता है। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण दूसरे परमाणु परीक्षण पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया कि जहां एक तरफ सरकार की सफल कूटनीति है, तो वहीं युवाओं का पूर्ण समर्पण, लगन और देश के प्रति युवाओं के प्रेम की भावना भी है। आज यही जरूरी भी है, क्योंकि आजादी के बाद हमें दुनिया के उन्नत देशों के समकक्ष तो खड़ा होना ही था, साथ ही विश्व को अपनी क्षमताओं से भी तो अवगत कराना था। अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निकल गया। ये थी संपादकीय आजाद भारत की युवा सोच। लघु रूपक हमारी फिल्में कितनी शैक्षिक। रट रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। जब हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो एक बात याद आती है, भारत की वर्तमान और भविष्य में होने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है। हमें ऐसी वर्तमान शिक्षा की आवश्यकता है जो समय के अनुकूल हो, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। अंग्रेजों के समय में लॉर्ड मैकॉले द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम था कि हमारी सोच नकारात्मक बनी। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो देश और समाज के सरोकारों के लिए फिक्रमंद होते हैं, उनकी सोच ऐसी नहीं होती। वो अपने तई हर मुमकिन कोशिश करते हैं हालात को बदलने की। तो फिल्मों ने भी इस तरफ ध्यान दिया और इस समस्या को अपनी कहानियों में पिरोया, अपने गीतों में ढाला। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे।
बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिक्षा जगत में बदलाव के लिए तो देश आजादी के बाद से ही जागृत हो चुका था, इसीलिए इसका असर भी देखने को मिल रहा था। सरकारी और सामाजिक स्तर पर जो भी बदलाव हो रहे थे, जो भी प्रयास हो रहे थे, वो हमारा सिनेमा भी दिखा रहा था, बता रहा था और अपने स्तर पर समय समय पर शिक्षा के असल महत्व को भी प्रमुखता से दिखाते हुए जागरूकता की अलख को भी जलाए हुए था। जेब में है छोटी छोटी मुट्ठियों में बंद है खुशियाँ, छोटी सी दुनिया हम हैं दिलों की शहजादी। चांददारी जेब में है। फिल्म आई एम कलाम के जरिए जो संदेश दिया गया, उसमें ये प्रमुखता से दिखाया भी गया कि शिक्षा से व्यक्तित्व में, स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, उसका देश और समाज पर कितना अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं फिल्मकारों ने उचित शिक्षा के महत्व को भी समझाया, ये भी बताया कि ज्ञान सिर्फ किताबी हो यही काफी नहीं है, ज्ञान वो मिले जो विद्यार्थी को सक्षम बनाए। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। फिल्मों ने हमेशा अपने हिस्से के काम को पूरा करने की कोशिश की। बदलाव चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जब होता है तो सकारात्मक के साथ साथ कुछ नकारात्मक बातें भी जुड़ जाती हैं। यही हुआ शिक्षा के क्षेत्र में भी। जो बदलाव हो रहे थे उनमें ये देश ज्ञान और शिक्षा का मूल्य समझता है, अपने गुरुओं का सम्मान करना जानता है। भारत की शिक्षा का भविष्य टिकाऊ नहीं है। प्राइवेट कोचिंग के फैलते मकड़ जाल पर घूमा फिल्म आरक्षण का कैमरा और बखूबी इस समस्या को और इसके कारण हो रहे नुकसान को दिखाया भी गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी के वर्चस्व को लेकर भी हमारा सिनेमा मुखर हुआ और बहुत ही दमदार तरीके से इसका हल भी लेकर आया। God promise I speak English, English, English and केवल English, because English is India and India is English. एक फ्रांस बंदा, जर्मन बंदा स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, वी नो प्रॉब्लम। एक इंडियन बंदा से रॉन्ग इंग्लिश, बंदा ही बेकार हो जाता है जी, कोई वैल्यू नहीं रहती, होपलेस फिल्म। ये थी फिल्म हिंदी मीडियम। अंग्रेजी भाषा और उससे जुड़ी एक आम समस्या को रेखांकित करती एक और फिल्म आई, इंग्लिश विंग्लिश। फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ने जहां भाषा को लेकर समस्या उठाई, वहीं ये भी बताया कि अगर लगन और इच्छा हो तो शिक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। वहीं एक और फिल्म आई जिसने शिक्षा के प्रति उदासीन लड़की को कैसे प्रेरित किया जाना चाहिए, उसे कैसे ज्ञान गंगा की धारा में समाहित किया जाना चाहिए, ये भी बताया। फिल्म नील बटे सन्नाटा में दिया गया संदेश इतनी सरलता और खूबी के साथ लोगों ने ग्रहण किया कि उसे समझने में कोई समस्या नहीं आई। इसी तरह शिक्षा में जब सुधार हुए, शिक्षा जब रोजगार परक हुई, तो शिक्षा महंगी भी हुई और कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में अपनी दुकानदारी के लिए इसे दुधारू गाय की तरह बना दिया। फिर वो चाहे प्राइवेट कोचिंग हो या बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बने रैकेट्स। फिल्म चॉक एंड डस्टर में इस समस्या को बखूबी उठाया गया। अब शिक्षा की बातों पर फिल्मकारों की नजर घूम रही थी। इसी खोज में फिल्मी कैमरा उस शख्स पर जाकर रुक गया जिसका नाम है आनंद कुमार, जिन्होंने अपने सीमित साधनों में भी समाज के अंडर प्रिविलेज्ड विद्यार्थियों का भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया। राजा को तैयार करना है तो राजा के बच्चों को ही तो पढ़ाना होगा। लंगड़े घोड़ों को डर्बी के रेस में नहीं उतारते आनंद बाबू, उनको स्टेशन के बाहर टट्टू बना के 2-2 रुपए में सवारी कराते हैं। अब शायद पहली बार आप भी देखेंगे कि ये 2 रुपया वाला टट्टू
और इससे डर भी जीतता है। आनंद कुमार के जीवन से प्रेरित होकर बनाई गई ये फिल्म सुपर 30 शैक्षिक सुधारों की दिशा में एक माइलस्टोन कही जा सकती है। फिल्में समाज का आईना होती हैं, ये बात हमेशा से कही जाती रही है। तो फिल्मों ने इस बात को हमेशा सिद्ध करने की पुरजोर कोशिश भी की है। जहां फिल्मकारों पर फिल्मों के दुष्प्रभावों का आरोप लगता रहा है, तो वहीं शैक्षिक बदलाव पर रोशनी डालने के लिए फिल्मकारों की प्रशंसा भी हुई है। बदला न सारा यूं यूं यूं, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी वैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ। ये था लघु रूपक हमारी फिल्में कितनी शैक्षिक। अब गांधी और सिनेमा, इसमें बात करते हैं सिल्वर स्क्रीन पर चमकते गांधी के विचार। सचमुच ये गांधी जी ही कर सकते थे। जहां एक तरफ उन्होंने अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराया, वहीं दूसरी तरफ उनकी सोच, उनके जीवन के सिद्धांतों और विचारों ने स्वतंत्र भारत को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। गांधी जी के विचारों से देश का हर एक वर्ग प्रभावित हुआ, तो हमारी फिल्में वो कैसे अछूती रह जाती। धर्म न रेत की ढेरी है न कच्चा धागा, ये एक विश्वास है जो आदमी को इंसान बनाता है। गांधी जी के धार्मिक एकता के विचारों से प्रेरित होकर फिल्म धर्मपुत्र ने सामाजिक स्तर पर बहुत प्रभावित किया। गांधी जी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जहां सरकार ने एक देशव्यापी अभियान चलाया, तो हमारे सिनेमा ने भी गांधी के इन विचारों को सेल्यूलॉइड के पर्दे पर चमकाया। स्वच्छता और स्त्री स्वास्थ्य की चिंता से जुड़े गांधी के विचारों को लेकर एक फिल्म आई, पैडमैन। Strong man, not making country strong. Or a building strong, mother strong, sister strong, then country strong. गांधी जी ने समाज के हर एक वर्ग के विकास, उसकी उन्नति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और उनके संबंध में अपने सिद्धांत और विचारों को रखा, और उन पर चलते हुए ही आज हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा है। ये था गांधी और सिनेमा, जिसमें हमने कुछ फिल्मों के माध्यम से बात की सिल्वर स्क्रीन पर चमकते गांधी के विचारों पर। और अब स्मृति शेष याद करते हैं सुरों के जादूगर पद्म भूषण संगीतकार मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी को। जिंदगी जब भी तेरी बाजू में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद करते हैं फिल्म अभिनेत्री विद्या सिन्हा को, जिनकी अदाकारी में कभी भी जरा भी बनावट नजर नहीं आई। पर्दे पर दिखती इस अभिनेत्री विद्या सिन्हा के चाहने वालों ने हमेशा इन्हें अपने आसपास का ही कोई किरदार पाया। ना
कुछ यादें कुछ बातें, निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश के। साफ सुथरी सामाजिक फिल्मों के निर्माता जे ओम प्रकाश की प्रोड्यूस्ड लगभग सभी फिल्में हिट रहीं और जब इन्होंने निर्देशन की कमान संभाली तो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। और अब रुपहला पर्दा रुपहली बातें। आज रुपहला पर्दा रुपहली बातें में उस संगीतकार की बातें जिसने फिल्मी दुनिया का रुख किया था अभिनेता बनने के लिए, लेकिन जब साजों पर हाथ रखा तो सुरों की गंगा बह निकली। मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी 19 अगस्त 2019 को हमसे बिछड़ गए। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। खयाम साहब, उमराव जान की आपने कल्पना की थी कि ऐसी होगी और इस तरह से गाती होगी, वो आपको साकार लगी कल्पना? बिल्कुल सही बात आपने फरमाई। उसमें देखिए मुज़फ़्फ़र अली साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मेहनत की उस रियलिटी को दिखाने की, और रेखा जी को उन्होंने किस तरह समझाया होगा। रेखा जी तो साउथ की हैं, तमिलनाडु की हैं, और उन्होंने किस तरह एक मुस्लिम किरदार अदा किया, तो बहुत क्रेडिट की बात है। अवार्ड भी मिला उनको। जी, सबको वो अवार्ड मिला। अवार्ड रेखा जी को मिला, आशा जी को मिला, एक और अवार्ड आर्ट का मिला, और ऑफ कोर्स मुझे भी मिला नेशनल अवार्ड। और एक और बहुत बड़ा अवार्ड जो मिला आशा जी को और मुझे, उत्तर प्रदेश फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि क्वार्टर सेंचुरी का म्यूजिक जो है, दी बेस्ट म्यूजिक तो उमराव जान का है, दी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर तो क्वार्टर सेंचुरी का खयाम है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें में अभी सुन रहे थे संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी की बातें। तो ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध आलेख और स्वर अमरकांत, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया। दोस्तों, अब हमारे पास सिर्फ इतना ही वक्त है कि हम आपसे ये कहें कि वादा करते हैं कुछ और नायाब रिकॉर्डिंग्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अमरकांत और मनीषा जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।